नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां हर कदम पर खतरा है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट। हमारे हाथ कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी एंड हैजर्ड ट्रेनिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहां क्या नियम है, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरा ढांचा, काम कैसे करता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ हार्ड हैट पहनने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इन दस्तावेजों को देखकर लगता है कि ये ऊंचाई से गिरने से लेकर काम के तनाव तक हर चीज को समेटे हुए हैं। तो चलिए इस दुनिया की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। ये जो लिस्ट हमारे पास है, ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। इसे एक तरह की फिलॉसफी या एक पूरा इकोसिस्टम समझना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ हादसे रोकना नहीं है। असली गोल तो ये है कि काम करने की जगह को ऐसा बना दिया जाए जहाँ सुरक्षा अपने आप महसूस हो, जबरदस्ती ना लगे। इन सभी अलग अलग विषयों को अगर हम देखें तो ये 3-4 बड़े हिस्सों में बंट जाते हैं। पहला है खुद की सुरक्षा, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा है अपने आसपास के माहौल पर काबू पाना। और तीसरा है काम करने के तौर तरीके और प्रक्रियाएं। ये सब मिलकर एक मजबूत चेन बनाते हैं। ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है, तो इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा की। मतलब वो चीजें जो सीधे सीधे एक इंसान को बचाती हैं। जाहिर है, सबसे पहले दिमाग में आता है ऊंचाई से गिरना। दस्तावेज में रेलिंग, सेफ्टी नेट और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, मतलब हार्नेस वगैरह का जिक्र है। जो कि सबसे सीधा और जरूरी बचाव है। हाँ, और इसके बाद है बिजली का खतरा। दस्तावेज में खराब तारों, सिर के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइनों का जिक्र है। और एक शब्द है जो बड़ा तकनीकी सा लगता है, लॉकआउट टैग आउट या लोटो। और फिर आती है वो चीज जिसे हम सब जानते हैं, पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हार्ड हैट, सेफ्टी वाले चश्मे, दस्ताने, मजबूत जूते। लेकिन जब हम पीपीई की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है, क्या ये असल में पहली रक्षा पंक्ति है, या ये तब काम आती है जब जब बाकी सब कुछ फेल हो चुका हो। मतलब क्या एक हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है जितना कि उस खतरे को ही खत्म कर देना जिससे सिर पर चोट लग सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सुरक्षा की पूरी सोच के दिल में जाता है। पीपीई जरूरी है, लेकिन ये बचाव का आखिरी किला है। सुरक्षा का पहला नियम है खतरे को जड़ से खत्म करना। अगर वो मुमकिन नहीं तो उसे किसी सुरक्षित चीज से बदलना। अगर वो भी नहीं तो उसे इंजीनियरिंग कंट्रोल से अलग थलग करना, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना। जब ये सब फेल हो जाते हैं तब पीपीई काम आता है। तो आपका हेलमेट आपको तब बचाता है जब ऊपर से गिरती ईंट को रोकने के सारे उपाय नाकाम हो चुके हों। अच्छा, तो ये एक तरह का बैकअप प्लान है। अब उस लॉकआउट टैगआउट पर वापस आते हैं। ये क्या बला है? ये सुरक्षा की सबसे स्मार्ट प्रक्रियाओं में से एक है। सोचिए कोई एक बड़ी मशीन को ठीक कर रहा है और किसी दूसरे ने आकर गलती से उसे चला दिया। नतीजा भयानक होगा। लॉकआउट टैगआउट या लोटो इसी को रोकता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें मशीन को बंद करके उसके पावर सोर्स पर एक ताला लगा दिया जाता है और एक टैग लटका दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि इस पर काम चल रहा है, इसे ना चलाएं। यह सिर्फ एक ताला नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन टूल है। ये बिना बोले सबको बता देता है, रुको, यहाँ खतरा है। ये दिखाता है कि असली सुरक्षा किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया में छिपी है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर हम सुरक्षा को मजबूत चीजों से जोड़ते हैं, एक मोटा हेलमेट, एक मजबूत रस्सी। लेकिन आप कह रही हैं कि असली सुरक्षा एक अदृश्य चीज में है, एक नियम, एक प्रक्रिया। ये तो सोच बदलने वाली बात है। हैंडलिंग का भी जिक्र है। इसका मतलब है काम को इस तरह से डिजाइन करना कि शरीर पर गलत असर ना पड़े, और भारी सामान को उठाने का सही तरीका सीखना। ये चोट लगने के बाद इलाज करने के बारे में नहीं है, ये उसे होने ही ना देने की तैयारी है। कमर में एक बार लगी चोट जिंदगी भर परेशान कर सकती है। एर्गोनॉमिक्स उसी से बचाता है। ये सुरक्षा का बहुत ही दूरदर्शी पहलू है। आपने कहा कि सुरक्षा चोट लगने से पहले ही उसे रोकने के बारे में है। ये सोच मुझे बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर कर दी है। एक व्यक्ति की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन उस पूरे माहौल को कैसे सुरक्षित बनाया जाए जिसमें वो काम कर रहा है। मेरा मतलब है खुदाई और स्कैफोल्डिंग जैसी विशाल चीजों से। एक इंसान हार्नेस पहन सकता है, पर अगर पूरा स्कैफोल्ड ही गिर जाए तो? अब आप व्यक्तिगत सुरक्षा से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। दस्तावेज में खुदाई और खाई, मतलब एक्सकवेशन एंड ट्रेंचिंग का जिक्र है। इसमें सिर्फ गड्ढा खोदना नहीं, बल्कि उसकी दीवारों को ढलान देना
उन्हें लकड़ी या स्टील से सहारा देना, जिसे शोरिंग कहते हैं, और यहाँ तक कि काम शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करना भी शामिल है। मिट्टी की जांच, ये तो किसी साइंस लैब जैसा लगता है। और फिर स्कैफोल्डिंग है। दस्तावेज कहता है कि उसे सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि रोज उसकी जांच करना और उस पर चढ़ने उतरने का रास्ता सुरक्षित बनाना भी उतना ही जरूरी है। और एक चीज जिसने मुझे सच में चौंकाया वो है हाउसकीपिंग। जब हम कंस्ट्रक्शन साइट के खतरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी क्रेनें और बिजली के तार आते हैं। दस्तावेज कह रहा है कि जमीन पर सामान बिखरा होना भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये तो घर पर मम्मी की डांट जैसा लगता है, लेकिन यहाँ ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, आपकी मम्मी सही थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये सीधे सीधे हादसों को रोकना है। जमीन पर पड़ा एक तार, तेल का एक छोटा सा धब्बा या औजारों का ढेर, ये सब फिसलने और ठोकर लगने के सबसे आम कारण है। तो असल में एक वर्कर के गिरने का खतरा सिर्फ 50 फुट ऊंचे स्कैफोल्ड से ही नहीं है, बल्कि जमीन पर पड़े एक छोटे से तार से भी उतना ही है। इसका मतलब है कि सुरक्षा में सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीजें बराबर की अहमियत रखती हैं। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। लेकिन मैं अभी भी उस मिट्टी के विश्लेषण वाली बात पर अटका हुआ हूं। ये इतना जरूरी क्यों है? यह प्रोएक्टिव सुरक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचिए, हर मिट्टी की अपनी ताकत होती है। कुछ रेतीली होती हैं जो आसानी से ढह जाती हैं, कुछ चिकनी होती हैं जो ज्यादा मजबूत होती हैं। मिट्टी का विश्लेषण एक तरह से उस जमीन का हेल्थ चेकअप है। ये बताता है कि खाई की दीवारों को कितना ढलान देना सुरक्षित रहेगा या उन्हें किस तरह के सहारे की जरूरत पड़ेगी। बिना इस जानकारी के काम करना वैसा ही है जैसे बिना ये जाने कि मरीज को क्या बीमारी है उसका ऑपरेशन कर देना। एक छोटी सी चूक और पूरी खाई ढह सकती है जिसमें लोग जिंदा दफन हो सकते हैं। ये दिखाता है कि आधुनिक सुरक्षा अंदाजे पर नहीं, विज्ञान और डेटा पर चलती है। समझ गया। तो हम पहले व्यक्ति को सुरक्षित करते हैं, फिर उसके आसपास के माहौल को। लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो दिखाई ही नहीं देते। दस्तावेज में इस पर भी बात की गई है। मुझे लगता है सबसे डरावना हिस्सा है। आप उस दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते? सही पकड़ा आपने, ये एक बड़ा सवाल है। दस्तावेज में हैजर्ड कम्युनिकेशन की बात है, जिसमें केमिकल की सुरक्षा, सेफ्टी डेटा शीट या एसडीएस और लेबलिंग शामिल हैं। फिर सीमित स्थान मतलब कन्फाइंड स्पेसेस का जिक्र है, जैसे किसी टैंक, मैनहोल या पाइपलाइन के अंदर काम करना। और फिर है शोर, धूल जैसे सिलिका और कंक्रीट की धूल और एस्बेस्टस जैसी चीजें। ये सब अदृश्य हत्यारे हैं। सेफ्टी डेटा शीट, ये क्या होता है? और सीमित जगह में ऐसा क्या खतरा है? वहां तो कोई गिर भी नहीं सकता। और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानकारी ही आपका कवच है। और सीमित जगहों का खतरा ये है कि वहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर जहरीली गैसें जमा हो सकती हैं जो दिखती नहीं है। आप अंदर जाते हैं और कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए दस्तावेज में परमिट, हवा की जांच मतलब एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग और बचाव योजना का जिक्र है। किसी को भी ऐसी जगह में भेजने से पहले ये पक्का किया जाता है कि वहां की हवा सांस लेने लायक है। तो इसका मतलब ये है कि अदृश्य खतरों से लड़ने का तरीका है उन्हें डेटा और प्रक्रियाओं के जरिए दृश्यमान बनाना। एसडीएस आपको केमिकल के अदृश्य खतरे दिखाता है और एयर मॉनिटर आपको हवा के अदृश्य खतरे दिखाता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। जानकारी ही बचाव है। बिना जानकारी के एक वर्कर अनजाने में एक जानलेवा माहौल में कदम रख सकता है। ज्ञान ही यहाँ सबसे बड़ा सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, ये सब बहुत मायने रखता है। हमने व्यक्तिगत सुरक्षा, माहौल पर नियंत्रण और अदृश्य खतरों की बात कर ली, लेकिन ये सब अलग अलग टुकड़े लग रहे हैं। इन सब को एक साथ जोड़कर एक सिस्टम के तौर पर कैसे चलाया जाता है? वो कौन सी गोंद है जो इन सब को चिपका के रखती है? यही सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सुरक्षा कार्यक्रम का दिमाग है। दस्तावेज में भारी मशीनरी जैसे क्रेन और डंपर के सुरक्षित संचालन की बात है। इसमें रोजाना होने वाले निरीक्षण और ऑपरेटर को मशीन के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जागरूक करना शामिल है। ब्लाइंड स्पॉट जैसे हमारी कार में होते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम अपनी कार बैक कर रहे होते हैं और अचानक कोई पीछे आ जाता है जिसे हम देख ही नहीं पाए थे। अब कल्पना कीजिए कि आपकी कार एक 20 टन का डंपर है। वो छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट कितना विनाशकारी हो सकता है। ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि उसे कहाँ-कहाँ नहीं दिखता
और बाकी लोगों को उन जगहों से दूर रहना सिखाया जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और दस्तावेज में आग से बचाव, फर्स्ट एड और साइट की बाउंड्री को सुरक्षित रखने जैसी चीजों का भी जिक्र है। और इन सब के ऊपर कुछ बड़ी प्रक्रियाएं हैं, जैसे परमिट टू वर्क सिस्टम और जोखिम मूल्यांकन। ये क्या है? जोखिम मूल्यांकन हर काम को शुरू करने से पहले ये सोचने की प्रक्रिया है कि इसमें क्या-क्या गलत हो सकता है और फिर उन खतरों को काबू करने की योजना बनाना। और परमिट टू वर्क एक औपचारिक दस्तावेज है। किसी भी ज्यादा खतरे वाले काम जैसे बहुत ऊंचाई पर काम करना या किसी चालू बिजली लाइन के पास काम करना को शुरू करने से पहले ये परमिट लेना जरूरी होता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक तरह की औपचारिक बातचीत है, एक पॉज बटन है जो ये पक्का करता है कि काम शुरू करने से पहले हर कोई खतरों को समझता है और उनसे बचने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होने वाले हादसों को रोकता है। मतलब ये हर कदम पर सोचने और पुष्टि करने के लिए मजबूर करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक 360 डिग्री सिस्टम है। ये एक वर्कर के जूतों के फीते से शुरू होकर मिट्टी की जांच की साइंटिफिक रिपोर्ट तक और एक अदृश्य गैस को पहचानने वाले सेंसर से लेकर काम शुरू करने से पहले होने वाली एक औपचारिक बातचीत तक फैला हुआ है। ये वाकई एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल सही। और मैं एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। जब हम इस दस्तावेज को ध्यान से देखते हैं तो उसमें तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट और मादक द्रव्यों का सेवन सब्सटेंस अब्यूज जैसे विषयों का भी उल्लेख मिलता है। ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर मशीनों, केमिकल या बिल्डिंग से नहीं जुड़ी हैं। ये इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं से जुड़ी हैं। हाँ, ये बाकी विषयों से थोड़ा अलग लगता है। इसका सुरक्षा से क्या लेना देना? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल उठाता है। शायद सुरक्षा का अगला पड़ाव बेहतर हेलमेट या मजबूत रस्सियों में नहीं है, बल्कि काम करने वालों की दिमागी और मनोवैज्ञानिक सेहत को समझने और उसे सहारा देने में है। एक कर्मचारी जो बहुत ज्यादा तनाव में है, घर की परेशानियों से जूझ रहा है या थका हुआ है, उसका ध्यान भटक सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर ध्यान भटकने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। एक विचलित या तनावग्रस्त कर्मचारी सबसे अच्छी सुरक्षा प्रणालियों के बावजूद एक जोखिम पैदा कर सकता है। इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या सुरक्षा का भविष्य केवल इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान में भी छिपा है।